अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था रेजिस्टेंस एक्सरसाइज चैप्टर 6। और जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है वॉल्सल्वा मैनूवर, अक्यूट मसल सोरनेस और डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस का डिफरेंस, ओवर ट्रेनिंग और ओवर वर्क का डिफरेंस। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है वॉल्सल्वा मैनूवर, ये एससीक्यू में आ जाते हैं, और अक्यूट मसल सोरनेस और डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एससीक्यू में आ जाते हैं और इनमें से वाइवा भी पूछा जाता है। इसलिए आपने ये दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वॉल्सल्वा मैनूवर को। वॉल्सल्वा मैनूवर जो होता है ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, और ये ज़्यादातर तब होता है जब वेट लिफ्टर्स वेट लिफ्टिंग करते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये एक्सपायरेटरी एफर्ट होती है अगेंस्ट क्लोज ग्लोटस। यानी कि क्या होता है, एथलीट्स का ग्लोटस क्लोज हो जाता है जब वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, और ये एक्सपायरेटरी एफर्ट यानी कि वो एक्सपायर करने की कोशिश कर रहा होता है वेट लिफ्टिंग के दौरान, लेकिन उसका ग्लोटस जो होता है ना वो क्लोज होता है। अब एक इसका एक खास सीक्वेंस होता है, ठीक है, आपने पेपर में भी इसी सीक्वेंस के साथ लिखना है। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो वेट लिफ्टर जब वेट लिफ्टिंग करेगा ना, तो उससे जो सबसे पहला मैकेनिज्म हो रहा होगा वो हो रहा होगा डीप इंस्पायरेशन। सबसे पहले डीप इंस्पायरेशन होगी, देन क्या हो जाएगा, ग्लोटस जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, क्लियर ऑफ ग्लोटस। देन क्या होगा, जब ग्लोटस क्लोज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन होने लग पड़ेगी एब्डोमिनल मसल्स की। अब एब्डोमिनल मसल्स क्यों कंट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पाइन को प्रोटेक्शन देनी है, ताकि स्पाइन के ऊपर लोडिंग की वजह से स्पाइन हमारी डिसलोकेट ना कर जाए। तो बेसिकली जो लंबर स्पाइन है उसको, जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट होके उसको स्टेबलाइजेशन और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देन आ जाती है एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जब एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, एक तो वो स्पाइन को स्टेबलाइज कर रही होगी, देन क्या हो रहा होगा कि जो इंट्राथोरेसिक और जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इंट्राथोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब इंट्राथोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो जाए इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अंडरलाइंग वेजल्स होंगी वो कंप्रेस होंगी। जब अंडरलाइंग वेजल्स कंप्रेस होंगी तो ब्लड फोर्सेस से जाएगा टुवर्ड्स दी हार्ट, और हार्ट का लोड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फोर्सेस टुवर्ड्स हार्ट, और अल्टीमेटली क्या होगा, जब हार्ट के ऊपर लोड इंक्रीज होगा और वो हार्ट क्या होगा, तेजी के साथ बीट करने लग पड़ेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर जो होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो रहा है ना बॉडी के अंदर, लेकिन जो हार्ट है उसके ऊपर लोड इंक्रीज हो जाता है जब वेट लिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये डैमेज कर सकता है हमारे हार्ट को। इसलिए ये भी पूछते होते हैं कि किन के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं वाल्सल्वा मैनूवर के। ठीक है, जो रिस्क पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं वाल्सल्वा मैनूवर के, और उनकी वजह से हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड आ सकता है और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो होते हैं जिनको पहले से ही, ठीक है, कोरोनरी कोई आर्टरी डिजीज़ हो, या फिर उनको MI हो, या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर कोई डिजीज़ हो, या फिर हाइपरटेंशन। ठीक है, ये रिस्क पेशेंट्स हैं, इनके अंदर हमने वेट लिफ्टिंग नहीं करवानी होती। ठीक है, उनको पहले ही कोई भी डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उनको उनके अंदर अगर वेट लिफ्टिंग वो करेंगे तो उनके अंदर एडवर्स इफेक्ट्स आ जाएंगे वाल्सल्वा मैनूवर के।
ठीक है। देन हमने क्या, अब पेशेंट्स को प्रिकॉशन देनी है, या फिर कोई एथलीट है, ज़्यादातर ये एथलीट्स ही करते हैं वेट लिफ्टिंग, तो उनको अब हमने इस वॉल्सल्वा मैनूवर से प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले जो प्रिवेंशन हम करवाएंगे, उनको अवॉइड कराएंगे ब्रेथ होल्डिंग, मतलब कि वो वेट लिफ्टिंग के दौरान सांस अपना रोके ना। देन हम उनको कहेंगे कि वो कंटिन्यूसली रिदमिकल काउंटिंग करें, बातचीत करें, ठीक है, रिदमिकल काउंटिंग करें या फिर टॉक करें, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जो वाइवा में भी पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछ सकता है एससीक्यू में भी, ठीक है, वो ये है, मस्ट आपने इसको याद रखना है कि जब भी हमने एथलीट को गाइड करना है तो उसको हमने कहना है कि उसने एक्सहेल करना है लिफ्टिंग, ठीक है। जब वो लिफ्टिंग कर रहा होगा वेट लिफ्टिंग, तो तब उसने एक्सहेल करना है, यानी कि अपने जो भी है सांस जो है उसको बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है लिफ्टिंग के दौरान। देन उसने क्या करना है, जब उसने लोअर करना है, नीचे वेट लेके आना है, ठीक है, जब उसने लोअरिंग करनी है वेट, देन उसने क्या करना है, इनहेल करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मस्ट पूछते होते हैं वाइवा के अंदर भी कि प्रिवेंट कैसे करना है वॉल्सल्वा मैनूवर को। तो जब भी एथलीट वेट लिफ्टिंग करेगा तो हमने उसको प्रिकॉशन देनी है कि आपने एक्सहेल करना है लिफ्टिंग के दौरान, और जब आपने लोअर करना है वेट तब आपने इनहेल करना है, ठीक है, ताकि वॉल्सल्वा मैनूवर से प्रिवेंट किया जा सके। जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है एक्यूट मसल सोरनेस और डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ठीक है। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस वैसे भी एससीक्यू में अलहदा भी आ सकता है और इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। तो मैंने आपको आज इसका डिफरेंस करवाऊंगी ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो बेसिकली डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते होते हैं, वाइवा में पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। अक्यूट मसल सोरनेस, अक्यूट का क्या मतलब है कि एकदम ही मसल की सोरनेस हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, क्या है, ड्यूरिंग या डायरेक्टली आफ्टर एक्सरसाइज। अक्यूट यानी कि एकदम ही, और डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस का क्या मतलब है कि ये हमेशा आफ्टर दी एक्सरसाइज होगी, मतलब डिले है ना तो आफ्टर दी एक्सरसाइज होगी। अब जो एक्यूट मसल सोरनेस है इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, बेसिकली इसीलिए हो सकती है कि जब ब्लड फ्लो है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ब्लड फ्लो एक्सरसाइजिंग मसल को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन जब ब्लड फ्लो कम होगा, ऑक्सीजन भी इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन ऑक्सीजन कम जब मिलेगी, ब्लड फ्लो कम होगा, उसके अलावा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होने लग पड़ेगी मसल्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उसके अलावा पोटेशियम जो है ना वो बिल्टअप हो जाएगा मसल के अंदर। तो ये सारी कॉजेज होती हैं एक्यूट मसल सोरनेस की, ठीक है। देन आ जाती है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस की, क्या कॉजेज हो सकती हैं, ये तब होती है डिलेड ऑनसेट मसल जब हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, और कौन सी एक्सरसाइजेस करवाते हैं हम, एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस जब हम करवाते हैं तो तब होती है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ठीक है। उसके अलावा जब एक्यूट मसल सोरनेस होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्यूट मसल सोरनेस हो गई है, तो कि किस तरह की सेंसेशंस आएंगी। बेसिकली एक्यूट मसल सोरनेस के अंदर हमें पेशेंट को फील होगा बर्निंग, ईचिंग मसल के अंदर होगी, ठीक है। तो ये एक डायग्नोसिस होता है एक्यूट मसल सोरनेस का। और डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस के अंदर कैसी आएंगी सेंसेशंस, इसके अंदर, ठीक है, टेंडरनेस आएगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी वो सरफेस, ठीक है, टेंडरनेस आएगी इसके अंदर, मसल के अंदर सोरनेस आ जाएगी, और वो एरिया क्या हो जाएगा, वार्मथ हो जाएगा बहुत ज़्यादा,
मसल स्टिफनेस हो जाएगी। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस हो रही है कि एक्यूट मसल सोरनेस हो रही है। देन क्या होगा, जो सबसे बेस्ट डायग्नोसिस है, इसके अंदर रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो कम हो जाएगी, और जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी इसके अंदर। तो बेसिकली क्या क्या आएगा इसके अंदर, बर्निंग एचिंग होगी मसल के अंदर, लेकिन डिलेड ऑनसेट मसल के अंदर टेंडरनेस होगी, यानी कि मसल बैली टेंडर हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी, मसल के अंदर सोरनेस आ जाएगी, वार्मथ हो जाएगी, मसल की स्टिफनेस हो जाएगी, और जो बेस्ट डायग्नोसिस है वो रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज करवाने के बाद रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस का हमें पता चल जाएगा कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाने के बाद सही होने के बजाय उल्टा वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जो अब हमारा काम है कि इसको हमने अब प्रिवेंट कैसे करना है। नहीं, सबसे पहले मैं आपको बता लेती हूँ इसका मैकेनिज्म्स क्या हो रहे थे एक्यूट मसल सोरनेस के। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है उनकी, जब उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, और जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं वो जब स्टिमुलेट हो जाती हैं तो उनकी वजह से क्या होने लग पड़ती है, पेन होने लग पड़ती है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है सोरनेस का। तो अब हमारा क्या काम है, इसको प्रिवेंशन कैसे करनी है। तो इसकी बेसिकली प्रिवेंशन यही है कि इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करवाना है, एक्सरसाइज के पहले हमने स्ट्रेचिंग करवानी है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज के पहले स्ट्रेचिंग करवा लेंगे तो मसल्स जो होंगे ना वो वार्म अप हो जाएंगे। ठीक है, और स्ट्रेचिंग बेसिकली हमने कब करवानी होती है, बिफोर। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले भी और आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है, ताकि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस के चांसेस ना हो। देन हमने क्या करवानी है, लो इंटेंसिटी वार्म अप एक्सरसाइजेस करवानी है, तो ये हमने एक्सरसाइज से पहले करवानी है। ठीक है, लो इंटेंसिटी वार्म अप करवाएंगे एंड कूल डाउन थेरेपी भी करवाएंगे आफ्टर एक्सरसाइज। देन आ जाती है जो थर्ड आ जाती है इसके अंदर, वो आ जाती है कि हम पेशेंट्स को क्या कैसे ट्रीट कर सकते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। हम पेशेंट को मसाज दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, या फिर हम क्रायोथेरेपी दे सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट होते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस को कम करने के। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है ओवर ट्रेनिंग और ओवर वर्क। ओवर ट्रेनिंग अब हम किसे कहते हैं, बेसिकली ये होती है कि जब हम ओवरलोडिंग कर देते हैं बॉडी को। ठीक है, जब हम कंटिन्यूसली एथलीट्स की या फिर पेशेंट की ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है हमारी बॉडी, तो उसको हम कहते हैं ओवर ट्रेनिंग। ओवर वर्क जो है ना, नाम से ही जाहिर है कि जब हम ओवर यूज कर लेते हैं वीक मसल्स का, तो क्या हो जाता है कि ओवर वर्क के इफेक्ट्स आने लग पड़ते हैं। तो बेसिकली ओवर ट्रेनिंग किसके अंदर होती है, ये हमेशा हेल्दी एडल्ट्स के अंदर होती है ओवर ट्रेनिंग। और जो ओवर वर्क होता है ना, ये होता है अनहेल्दी के अंदर, अनहेल्दी अडल्ट के अंदर, यानी कि वो पेशेंट्स होंगे उनको पहले से ही कोई नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज हो सकती है, तो ओवरवर्क के चांसेस उनके अंदर ही होते हैं, यानी कि उनके मसल जो है ना वो पहले से ही वीक है किसी डिजीज की वजह से। लेकिन ओवर ट्रेनिंग क्या होती है, हेल्दी एडल्ट्स या एथलीट्स के अंदर होती है ओवर ट्रेनिंग। देन आ जाती है इसकी वजह से होगा क्या, फिजिकल जो परफॉर्मेंस है पेशेंट की वो कम हो जाएगी ओवर ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ओवरवर्क के अंदर क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, क्योंकि उसको डिजीज है कोई भी नॉन प्रोग्रेसिव,
तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होगा ना वो कम हो जाएगा। देन आ जाता है कि इसकी बेसिकली रीज़न क्या होती है, इसके अंदर इनएडिकेट रेस्ट इंटरवल्स होते हैं। यानी कि हम एक्सरसाइजेस करवाई जा रहे हैं लेकिन हम कोई भी रेस्ट इंटरवल नहीं रख रहे एक्सरसाइज के दौरान। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी ओवरलोड हो जाती है। ओवरलोडिंग की वजह से उसकी क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। देन आ जाता है कि ये जो ओवरवर्क है ना, ये हेल्दी अडल्ट के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, इवन एथलीट्स के भी अंदर ओवरवर्क के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ओवर ट्रेनिंग जो होती है वो सिर्फ हेल्दी अडल्ट के अंदर हो सकती है। ठीक है, ये दोनों के अंदर हो सकती है। देन आ जाती है इन दोनों की मतलब कि कॉजेज क्या है, किस वजह से ये हो रही हैं। तो उसके अंदर आ जाता है कि जो ओवर ट्रेनिंग होती है ना, बेसिकली कोई भी क्रोनिक फटीग हो, उसके बाद रैपिड प्रोग्रेशन हो एक्सरसाइजेस का, रैपिड प्रोग्रेशन हो एक्सरसाइजेस। प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेस वही होती हैं मतलब कि अगर लो इंटेंसिटी की पहले एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो देन हम हाई इंटेंसिटी की करवाने लग पड़ते हैं। अगर हम कम्प्लेक्स सिंपल करवा रहे थे मूवमेंट्स, देन हम कम्प्लेक्स मूवमेंट्स करवाने लग पड़ते हैं। ये होती हैं प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेज, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्रेस करते हैं लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज की तरफ। लेकिन हम इसके अंदर रैपिडली प्रोग्रेस कर जाते हैं, मतलब कि स्लोली प्रोग्रेस करने की बजाय रैपिडली जब हम प्रोग्रेशन करते हैं तो उसकी वजह से ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। और दूसरा, ठीक है, यहाँ पे डाइट और फ्लूइड इनटेक कम हो, तो उसकी वजह से हो सकती हैं ये। और इसकी जो काजेज होती हैं ओवरवर्क की, वो बेसिकली कोई भी डिजीज होगी उसको, या उसको विलन बैरी डिजीज होगी, ठीक है, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज हो सकती है उसको, या फिर उसको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कोई हो। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरवर्क के चांसेस जो होते हैं ना वो इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ओवर जो ट्रेनिंग होती है ना ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये रिवर्सिबल होती है। इसकी क्यों रिवर्सिबल है, इसके अंदर जो हम एक्सरसाइजेज है ना उनकी या फिर हम वेलोसिटी इंक्रीज कर देंगे, या फिर हम उनकी फ्रिक्वेंसी जो है ना एक्सरसाइजेस की, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइजेस, या फिर हम फ्रिक्वेंसी जो है ना एक्सरसाइजेस की वो हम कम कर देंगे। तो ये जो ओवर ट्रेनिंग है ना इसका जो फिनोमेना ना ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जो ओवर वर्क है जो किसी भी डिजीज की वजह से हो रहा है तो ये इरिवर्सिबल होता है जब तक वो डिजीज ना ठीक हो जाए। आई होप सो कि आज जितने भी मैंने ये टॉपिक्स कवर करवाए हैं इनके कंसेप्ट्स आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर इनके रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।